औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे जो हमने लेक्चर स्टडी करना है दैट इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कल हमने देखा था कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कैसा होता है, किस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है और कैसे ये काम करता है। आज हम देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स कौन-कौन से हैं और इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हो सकती हैं। दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स बाइपोलर जंक्शन सर्किट्स को या ट्रांजिस्टर के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो है बीटा डीसी विच इज़ डीसी करंट गेन और अल्फा डीसी। तो आज हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती हैं और इनके कहाँ-कहाँ हमें क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है। ये देखिए, ये आपके सामने कुछ सर्किट डायग्राम्स हैं। एक आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर की है और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की है। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की डायग्राम पर फ़ोकस करें, तो यहाँ हमें नज़र आता है कि बेस जो रीजन है, उसके साथ वो फॉरवर्ड बाइस हुआ हुआ है क्योंकि उसके साथ जो बैटरी का पॉज़िटिव टर्मिनल है, वो अटैच है और एमीटर के साथ नेगेटिव टर्मिनल अटैच है। तो ये जो बेस एमीटर रीजन है, ये फॉरवर्ड बाइस है और बेस कलेक्टर रीजन जो है, ये रिवर्स बाइस है। तो जो बीबी बैटरी है, ये वो बैटरी है जिसकी वजह से फॉरवर्ड बायसिंग हुई हुई है और वीसीसी वो बैटरी है जिसकी वजह से रिवर्स बायसिंग हुई हुई है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो आपके पास इसमें से जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको आप डीसी करंट गेन कहते हैं वो क्या है? यहाँ पर ये है बीटा डीसी। डीसी करंट गेन जो ट्रांजिस्टर की है ये रेशियो होती है कलेक्टर करंट की और बेस करंट की। क्योंकि ये देखें कलेक्टर में जो करंट आरसी के क्रॉस है उसको आईसी का नाम दिया हुआ है। जो आरबी के क्रॉस है ये बेस करंट है आईबी का नाम दिया हुआ है और जो एमीटर के क्रॉस है इसको हम आईई का नाम देते हैं। तो रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द बेस करंट इज कॉल्ड बीटा डीसी व्हिच इज द डीसी करंट गेन। और आम तौर पर इसकी वैल्यू लेस देन 20 से लेके 200 या इससे ज़्यादा होती है। बीटा डीसी जो है यूजुअली इसको हम इक्विवेलेंट हाइब्रिड पैरामीटर एचएफई से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा शीट्स में और यहाँ पर जो एचएफई है वो बीटा डीसी के ही बराबर होता है। सेकंड जो पैरामीटर है दिस इज अल्फा डीसी और अल्फा डीसी आपके पास ये भी एक रेशियो है, ये रेशियो है कलेक्टर करंट की और एमीटर करंट की। आप के पास आमतौर पर अल्फा की वैल्यू जो है वो कम होती है और आमतौर पर ये लेस यूज्ड पैरामीटर है। इसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन को या उसकी करैक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करने के लिए या कोई गेन को मालूम करने के लिए। अ, हमने कल प्रीवियसली ये पढ़ा था कि जो एमीटर करंट होता है दिस इज द सम ऑफ कलेक्टर एंड बेस करंट। तो इसी वजह से और आमतौर पर बेस करंट बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर करंट। तो जो एमीटर ये अल्फा डीसी की जो रेशो होती है ये फिर बहुत स्मॉल होती है, ऑलमोस्ट 0.95 टू 0.99 या इससे थोड़ी ज़्यादा होती है। और हमेशा लेकिन ये 1 से लेस रहती है क्योंकि बेस करंट आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। अगर हम इन केस लें कि जो एमीटर करंट है वो 100 मिली एम्पीयर है और बेस करंट 1 मिली एम्पीयर है, जबकि आईसी जो करंट है कलेक्टर करंट वो 99 मिली एम्पीयर है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि जब हम आई सी डिवाइडेड बाय आई ई करेंगे तो दैट विल बी 0.99। तो इन दिस वे आपके पास बीटा डीसी और अल्फा डीसी दो पैरामीटर्स हैं करंट गेन को रिप्रेजेंट करने के लिए और ट्रांजिस्टर को की कैपेसिटी को या करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये आपने एग्जांपल जो है ये साथ में ज़रूर कर लेनी है जिसमें वो कहता है कि आप डिटरमिन करें बीटा डीसी या करंट गेन और एमीटर करंट को। जबकि आईबी और आईसी उसने दिया हुआ है। सिंपल बीटा डीसी के लिए आप रेशो ले लेंगे आईसी और आईबी की और इसी तरीके से आई के लिए आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये छोटा-सा इस तरह के ये दोनों जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत छोटे-छोटे से हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं कि सर्किट एनालिसिस जब करते हैं तो कौन से इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है एनपीएन और इसमें हमारे पास जो आईबी है दिस इज़ द डीसी करंट व्हिच इज़ डीसी बेस करंट, आईसी जो है डीसी कलेक्टर करंट है, आईई जो है डीसी एमीटर करंट है। जबकि यहाँ पर वीबीबी है, ये है सोर्स जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है बेस के अक्रॉस एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए और वीसीसी वो बाहर से एक्सटर्नल डीसी बाइसिंग बैटरी है जो आपने अटैच किया हुआ है इसको रिवर्स बाइस करने के लिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ये जो वीबी है ये बेस एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये वो है। वीसीई है जो कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस जो
आपके पास वोल्टेज है, और सी बी जो है, दिस इज द डीसी वोल्टेज अक्रॉस एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेस। आमतौर पर जो बेस वाइज वोल्टेज है उसका सोर्स वीबीबी है, ये फॉरवर्ड बाइस होता है बेस एमीटर जंक्शन, और कलेक्टर बाइस जो वोल्टेज है वीसीसी, वो रिवर्स बाइस कर देता है बेस कलेक्टर के जंक्शन को। अब जो बेस एमीटर जंक्शन है जो फॉरवर्ड बाइस है, यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से क्योंकि सिलिकॉन का ये बना हुआ है, तो उसका एक फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है जो 0.7 वोल्ट के बराबर होता है, और ये 0.7 वोल्ट एसोसिएटेड है उस मटेरियल से जिससे ये हमारे पास पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर बना हुआ है। हमने ये प्रीवियस चैप्टर्स में, बल्कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि सिलिकॉन के लिए ये 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। आमतौर पर हम सिलिकॉन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो और प्रैक्टिकली ये 0.9 के बराबर भी हो सकता है ड्यू टू सम हीट एंड सम अदर फैक्टर्स। तो अब हम देखते हैं कि इसमें टोटल किस तरीके से करंट चल रहा होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके अक्रॉस हमेशा किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, और स्पेशली किरचॉफ रूल भी कौन से होते हैं, KVR वाले, जो कि किरचॉफ वोल्टेज रूल्स होते हैं। और क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पर 3 तरह के वोल्टेजेस मौजूद हैं और 2 लूप्स मौजूद हैं, तो दोनों लूप्स में ये रूल्स अप्लाई होंगे। पहली लूप में जब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो ये देखिएगा, ये देखें जो करंट हमारे पास चल रहा है, ये जो सोर्स है ईएमएफ का, वो है वीबीबी। तो रूल हमें क्या कहता है कि सोर्स माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आरबी, which is VRB, minus potential drop across this junction, that is VBE होगा, and all this is equal to 0। कि ये जो जितने भी वोल्टेजेस हैं जिसमें सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द होल लूप इज इक्वल टू 0, और इसमें ये माइनस साइन हमने क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वैसे इसको हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस अक्रॉस द लूप इज इक्वल टू 0। हमें इसको प्लस ही करना था, लेकिन हम इसको नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जितनी भी पोटेंशियल ड्रॉप्स हो रही हैं यहाँ पर, वो आपके पास ड्रॉप हो रहा है। सोर्स का वोल्टेज आपके पास पॉजिटिव होगा, जबकि जो ड्रॉप वाला है वो आपके पास नेगेटिव होगा। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि इसमें अगर हम VRB निकालना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू VBB माइनस VBE। तो VBB यहाँ VRB जो है यहाँ पर वो क्या है, IBRB। ये ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज IBRB, दिस इज द वोल्टेज विच इज ड्यू टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस RB। तो हमारे पास यहाँ से IB करंट को हम निकाल सकते हैं कैसे, कि हम लिखेंगे IBRB विल बी इक्वल टू VBB माइनस VBE, और ये होगा आपके पास IB विल बी इक्वल टू VBB माइनस VBE ओवर RB। ये हमारे पास IB करंट को निकालने का तरीका है। अब हम दूसरी लूप को देखते हैं, तो दूसरी लूप में आप देखें VCC है, इसमें से माइनस करेंगे ICRC, और उसमें से और साथ में माइनस करेंगे VCE, यानी VCC विल बी इक्वल टू VRC, साथ में माइनस होगा इसमें से VCE, एंड ऑल इज इक्वल टू 0। टोटल वोल्टेज VCC है, उसमें से ICRC माइनस होगा यानी VRC, और उसमें से माइनस होगा VCE। तो अब ये बन जाएगा VCC विल बी इक्वल टू VRC प्लस VCE, और यहाँ से VRC जो है वो ICRC के बराबर है। तो आप अगर इस पे थोड़ा सा गौर करें, तो ये आपके पास देखिए किस सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। ये आपके पास VCC इज इक्वल टू VCE प्लस VRC, और अगर हम VCE देखें तो दैट इज इक्वल टू VCC माइनस VRC हो जाएगा। और तो हमारे पास VRC ICRC के बराबर है, तो VC विल बी इक्वल टू VCC माइनस ICRC आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड जो है वोल्टेज है। अब IC अगर हम निकालना चाहें तो हम लेंगे बीटा DC इंटू IB करके, क्योंकि हमारे पास जो करंट गेन है उसकी वैल्यू IC ओवर IB है। अब तीसरा जो हमारे पास सिर्फ एक वोल्टेज रह गया है, हमें VCE नोन है, हमें VBE नोन है जो कि 0.7 होता है, और हमें VCB मालूम करना है।
VCE मालूम करने के लिए हमने देखा है VCC माइनस ICRC करेंगे तो VCE आ जाएगा। अब VCB को अगर आप देखें तो ये हमारे पास किस तरीके से आएगा, अगर हम VCE माइनस VBE करें तो हमें VCB मिल जाएगा। हम जो कलेक्टर एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है उसमें से माइनस करेंगे जो बेस एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है, तो हमारे पास VCB की वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ वोल्टेजेस हैं जो कि हमें मालूम करने ज़रूरी हैं। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स की तरफ आएँ तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होती है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हमें 2 पॉइंट्स मालूम करने होते हैं। अ, जब वो ऑपरेट करता है तो 2 उसकी कंडीशंस होती हैं, एक होती है कट ऑफ कंडीशन और एक होती है सैचुरेशन कंडीशन। कट ऑफ कंडीशन वो होती है जहाँ पर जो करंट की वैल्यू है 0 होती है और सैचुरेशन कंडीशन वो होती है जहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये वो 2 पॉइंट्स होते हैं जिनके दरमियान में आपका जो डिवाइस है इट कैन ऑपरेट वेरी वेल। तो इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो अब हम देखेंगे कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व को और हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको कलेक्टर करंट से जनरेट किया जा सकता है। अ, आप आम तौर पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हैं ये 2 पैरामीटर्स के दरमियान में होते हैं। VCE वोल्टेज अक्रॉस एक्स एक्सिस लिया जाता है और करंट कलेक्टर करंट IC अक्रॉस वाई एक्सिस लिया जाता है। अच्छा जी, अब अगर हम IB को कोई वैल्यू कोई ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू रख देते हैं, तो शुरू में क्या होता है A से B रीजन तक जैसे ही हमने बैटरी अटैच की VVB और VCC को हमने 0 किया, यानी कोई बैटरी यहाँ पर अटैच नहीं है, हम सिर्फ़ इसकी बात कर रहे हैं, तो इस सूरत में ये देखिएगा ये वेरिएबल बैटरीज़ लगाई गई हैं जिससे हम VBB और VCC की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी हम IB और IC की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो बेस एमीटर जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस हो गया है। इसके फॉरवर्ड बायस होने की वजह से क्या होता है कि एकदम आपके पास जो वैल्यू है आईसी की वो इंक्रीज होने लग जाती है। आपके पास बेस कलेक्टर जंक्शन जो है इस सूरत में वो भी जो है आपके पास फॉरवर्ड वाइज होता है और बेस एमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड वाइज होता है जब कलेक्टर को आपने 0 वोल्टेज दिया हुआ है और वीबीबी पे कोई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। इस केस में बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है, बेस कलेक्टर भी फॉरवर्ड वाइज होता है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है आईसी और फाइनली आईसी की वैल्यू 0.7 वोल्ट तक इंक्रीज होती है। जैसे ही यहाँ पर 0.7 वोल्ट डेवलप होता है, आपके पास VCC वाला जंक्शन जो है वो रिवर्स वाइज होना शुरू हो जाता है और जैसे ही ये रिवर्स वाइज होता है तो IC की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है जबकि VCE की वैल्यू इंक्रीज होने लग जाती है। ये वैल्यू जब इंक्रीज होती है और IC की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे रहती है, तो यहाँ पर ये एक प्लेटो टाइप रीजन या लीनियर रीजन आ जाता है जिसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं। एक्टिव रीजन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो रीजन है जिसमें हमारे पास हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट करता है। इसको लीनियर या एक्टिव रीजन कहते हैं। लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन और इसमें जो है आपके पास जो वैल्यूज हैं वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रही हैं। और एक्टिव रीजन ये वो रीजन है जिसमें आपके पास जो आपका ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट कर सकता है। अब क्या होता है कि जब आपके दोनों ही जंक्शंस फॉरवर्ड बाइस हैं तो ट्रांजिस्टर जो है अपने सैचुरेशन रीजन में अ, आ जाता है। सैचुरेशन किसी भी बीजीटी ट्रांजिस्टर की वो स्टेट है जिसमें कलेक्टर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेता है जो ये बी रीजन पर इसने अचीव की है और इसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाता है बेस करंट के। यहाँ तक जो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है दिस इज डिपेंडेंट ऑन बेस करंट। जितना बेस करंट होगा उसके हिसाब से कलेक्टर करंट आएगा। अब जब ये बेस करंट के इंडिपेंडेंट हो जाता है तो इसका लीनियर रीजन आ जाता है। तो अब क्या होता है वीसीसी इंक्रीज करने से वीसीई की वैल्यू तो इंक्रीज करती है लेकिन करंट की वैल्यू इसके साथ साथ इंक्रीज नहीं करती बल्कि वो बी से लेकर सी रीजन तक कांस्टेंट रहती है। तो इस लीनियर या एक्टिव रीजन में आपके पास जो आपका डिवाइस है वो ऑपरेट करता है और क्योंकि अब बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस हो चुका हुआ है और इसमें आईसी की वैल्यू जो है कांस्टेंट है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आईबी जबकि वीसीई की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। फाइनली आपके पास एक पॉइंट आता है जहां पर VCE की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। इस पॉइंट पर आकर आपके पास ब्रेकडाउन रीजन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर एकदम आईसी की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होती है। अब इस रीजन में ब्रेकडाउन रीजन में आपके ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाना ट्रांजिस्टर के लिए सही नहीं है, इससे वो डैमेज हो सकता है। तो ये वो रीजन है जहाँ पर ब्रेकडाउन रीजन आ जाता है और यहाँ पर वोल्टेज जो है VCE का इतना मैक्सिमम वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो रिवर्स बायस जंक्शन जो है गोज़ इनटू द ब्रेकडाउन रीजन। कलेक्टर करंट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है रैपिडली, और उसके बाद क्या होता है कि अब आप इसको ये खतरनाक हो जाता है आपके डिवाइस के लिए। तो अगर हम बहुत सारे कलेक्टर करैक्टरिस्टिक कर्व बनाएँ आईसी और वीसीई के दरमियान में डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आईवी के लिए, तो हम देखते हैं कि जब आपके पास आईवी की वैल्यू 0 थी, तो आपके पास ये रीजन कट ऑफ रीजन था। जब आईवी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो आपके पास आईसी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। और फाइनली आपके पास एक वो कंडीशन भी आता है जो आपके पास सैचुरेशन रीजन है, वो ये वाला रीजन है, जिसमें आईसी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेता है। उसके बाद आईसी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और बहुत कम इंक्रीज़ होती है, वेरिएशन बहुत कम है, लेकिन सीई की वैल्यू बहुत इंक्रीज़ आती है और फाइनली सीई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद आपके पास ब्रेकडाउन रीजन में जाकर दोबारा से इंक्रीज़ हो जाती है। तो कट ऑफ रीजन वो रीजन है जहाँ पर आपके पास बेस करंट 0 है, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ ना कुछ ये कर्व मिलता है। ये इसलिए मिलता है क्योंकि आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स की वज़ह से कुछ ना कुछ कलेक्टर करंट मौजूद रहता है, जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में होने की वज़ह से है। तो कट ऑफ रीजन हमारे पास वो रीजन है जहाँ पर बेस करंट 0 है। जब बेस करंट 0 होगा, तो अगर हम इसको देखें तो आईसी ओवर आईबी इज इक्वल टू बीटा डीसी है। तो मतलब थ्योरेटिकली कलेक्टर करंट भी 0 होगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली करंट मौजूद होता है, और उसके मौजूद होने की वजह ये है कि आपके पास जो करंट है वो लीक हो रहा होता है कलेक्टर में ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो आईसीईओ करंट जो है वो बहुत स्मॉल है, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, और ये सीईओ है करंट, इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये कलेक्टर टू एमीटर करंट है। ये आरसी के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, इट इज नॉट ड्यू टू द आरसी बट इट इज ड्यू टू द कलेक्टर टू एमीटर करंट, क्योंकि इस कंडीशन में आपके पास वीसीसी वीसीई के ही बराबर होता है। सेकंड कंडीशन हमारे पास अचीव होती है सैचुरेशन की। इस केस में बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और बेस करंट जो है वो इंक्रीज होता है। बेस करंट के इंक्रीज होने की वजह से कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है और वीसीई डिक्रीज हो जाता है। तो मोर ड्रॉप जो है जब वीसीई की होती है, तो वो मैक्सिमम जो वीसीई का ड्रॉप है वो इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी होता है, और जब आईसी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वीसीई की वैल्यू मिनिमम होगी। तो सैचुरेशन करंट पर वीसीई की वैल्यू मिनिमम होती है और बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है। अब आईसी की वैल्यू जब इंक्रीज होती है एक खास लिमिट तक, उसके बाद आईबी की वैल्यू जितनी मर्जी इंक्रीज होती जाए, उससे ज्यादा आईसी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकती। दिस इज कॉल्ड आईसी सैचुरेशन। और वीसीई सिर्फ थोड़ा सा कुछ वोल्ट के बराबर होता है। यहाँ से जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है दैट इज डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन वो हमारे पास लोड लाइन है, यानी वो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज हैं जिसके अक्रॉस आपका जो ट्रांजिस्टर है वो आइडियली वर्क करता है। कट ऑफ और सैचुरेशन कंडीशन को हम किस तरह से कर सकते हैं इसमें पिक्टोरियली, कि ये वो कंडीशन है जिसको हमने कट ऑफ रीजन कहा है, जहाँ पर हमारे पास वीसीसी मैक्सिमम है, वीसीई मैक्सिमम है और आईबी जो है वो 0 है, तो आईसी भी 0 है। ये वो कंडीशन है जहाँ पर आईबी मैक्सिमम है और आईसी भी मैक्सिमम है और वीसीई की वैल्यू बहुत कम है और नियरली इक्वल टू 0 है। तो आपके पास वो वैल्यू जहाँ पर वीसीई की वैल्यू, जो वीसीई सैचुरेशन वाली वैल्यू है, वहाँ पर करंट सैचुरेटेड है, यानी वीसीई की वैल्यू बहुत कम है। और वो जगह जहाँ पर वीसीसी और वीसीई की वैल्यू इक्वल हो जाती है, आईसी करंट 0 हो जाता है, इसको हम कट ऑफ कहते हैं। टॉप ऑफ द लोड लाइन सैचुरेशन आपके पास करंट को शो करता है, और वोल्टेज वीसीई भी यहाँ पर आपके पास सैचुरेटेड होता है, और बिलो आपके पास जो कट ऑफ रीजन आता है, यहाँ पर आपके पास जो है करंट वो 0 है। अब ये जो हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक लोड लाइन होती है, और इस पूरे रीजन के अक्रॉस आपके पास जो आपका ट्रांजिस्टर है उसका एक्टिव रीजन है, यानी ट्रांजिस्टर इस रीजन में ऑपरेट करेगा। किस तरीके से ये होता है, ये लोड लाइन कैसे बनाई जाती है, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो बहरहाल आज के लिए हमारे पास जो है यही लेक्चर है। बाकी अगर हम देखें कि बीटा डीसी जो है ये टेम्परेचर के साथ भी कुछ इसका ताल्लुक है, कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो है कलेक्टर की वैल्यूज और बीटा डीसी की वैल्यूज जो है वो भी आप देखेंगे वो इंक्रीज होती है, किसी खास कलेक्टर करंट की वैल्यू पर ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है।